गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। हमारा पॉलिटी सेक्शन चल रहा था और इससे पहले हमारी 5 क्लासेज हो चुके हैं। आज हमारी 6th क्लास है। ठीक है, पिछली 5 क्लासेज में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर कि देश कैसे रन कर रहा है, संस्थाएं कैसे काम करते हैं, वो सब हमने पिछली 5 क्लासेज में डिटेल से पढ़ लिया है। अब जिस बच्चे ने वो 5 क्लासेस देखी होंगी, अब उसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी पॉलिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, वैसे आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। मैंने सिलेबस डिटेल से कल बता दिया था। उसके बाद आज हमारा ये लगा के चलो फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन पहले वाली 5 क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो 5 क्लासेस कर लेते हो तो एक तो ये बेनिफिट होगा कि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। दूसरा ये बेनिफिट होगा सबसे बड़ा कि पूरी पॉलिटी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने वो 5 क्लासेस अच्छे से देख ली हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रीएम्बल होता क्या है? एक इंडेक्स टाइप की हमारे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उसका ब्रीफ होता है प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। लास्ट क्लासेस देख लेना डिटेल के लिए, आज हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रीएम्बल, सबसे आगे प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। कहां से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जो ओरिजिनल प्रीएम्बल है वो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो वर्ड्स क्या है वो समझ नहीं आएंगे, वो मैं क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि प्रीएम्बल किन शब्दों के साथ शुरू होती है। तो किन शब्दों के साथ शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड क्या दिखाना चाहते हैं? ये वर्ड ये दिखाना चाहते हैं कि संविधान की शक्ति का स्रोत, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से मिलता है? सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से है? आम जनता, वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो सत्ता का स्रोत, पावर का सोर्स क्या है? इस देश की जनता में निहित है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग मतलब सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर इस देश के जनता में ही निहित है, इस देश की जनता में ही निहित है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत, द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो इस देश की जनता है। सत्ता का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ पावर क्या है? तो इस देश की जनता है। आया समझ में? अब बात करते हैं आगे जो वर्ड्स लिखे हुए। एक वर्ड लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? सॉवरेन कंट्री क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि कंट्री क्या होती है। कंट्री मतलब देश। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब राज्य। और नेशन, नेशन क्या होता है? मतलब राष्ट्र। तो देखिए, कंट्री, स्टेट और नेशन, तीन एक जैसे से वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? देश, राज्य और राष्ट्र। लेकिन ये टेक्निकली तीनों वर्ड एक दूसरे से अलग हैं। पहले इनका डिफरेंस समझते हैं। कंट्री क्या होता है? देश क्या होता है? देश वो होता है जिसका अपना जमीन का टुकड़ा हो और उस पर रहने वाले लोग हों, मतलब जमीन भी हो और जनसंख्या भी हो। ठीक है, आया समझ में? देश क्या होता है? जिसकी अपनी जमीन हो और जिस पर रहने वाली जनसंख्या हो, वो होता है देश, कंट्री। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट, राज्य क्या होता है? राज्य वो पॉलिटिकल इकाई, राजनीतिक इकाई होती है, पॉलिटिकल यूनिट होती है। कौन सी पॉलिटिकल यूनिट होती है? जिसकी अपनी जमीन हो, जिसकी अपनी पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, और जिसकी अपनी सरकार हो, और वो सरकार भी कैसी हो? संप्रभु सरकार हो, सॉवरेन गवर्नमेंट हो। आया समझ में? देश के लिए, कंट्री के लिए एसेंशियल जो एलिमेंट है वो दो है। एक तो अपनी जमीन होनी चाहिए, एक अपनी जनसंख्या होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन स्टेट के लिए, राज्य के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं, 4 जरूरी तत्व है राज्य होने के लिए। क्या? एक तो जनसंख्या हो, एक जमीन हो, एक सरकार हो, और सरकार भी कैसी हो? संप्रभु हो, सॉवरेन गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेशन, राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ठीक है। भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाता है। हारे कौन? वो 11 लोग जो खेल रहे थे। आंखों में आंसू आपकी में भी थे। क्यों थे? क्योंकि भावनाएं, ठीक है, इमोशंस, आपके इमोशंस जुड़े हुए थे, ठीक है। तो जहां इमोशंस की बात आए वो होता है राष्ट्र, नेशन, ठीक है। ऐसा देश, जरूरी नहीं कि कोई देश ही हो, ठीक है, वो इमोशंस जिसके साथ जुड़े उसको कहते हैं राष्ट्र, ठीक है। अब वो इमोशंस किसी भाषा के साथ, किसी लैंग्वेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी के हिंदी के साथ, किसी के उर्दू के साथ, किसी के, ठीक है, संस्कृत के साथ, और वो इमोशंस आपके रिलीजन, धर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं। किसी का हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए इमोशंस, किसी के मुस्लिम धर्म के साथ, किसी के ईसाई के साथ, ठीक है, और किसी के जमीन के टुकड़े के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, जो इंडिया है, हमारे इमोशंस उस जमीन के टुकड़े से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आया समझ में? नेशन क्या होता है? जहां इमोशनल टच हो, भावनात्मक, ठीक है। तो तीनों में फर्क समझ में आया, कंट्री, स्टेट और नेशन। क्वेश्चन बनेगा स्टेट से। राज्य क्या होता है? राज्य एक पॉलिटिकल इकाई होती है, राजनीतिक इकाई होती है। 4 एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बता दिए। नेशन की बात कहां आती है? जहां इमोशंस की बात आएगी, ठीक है। आया समझ में? अब बात करते हैं सॉवरेनिटी की। सॉवरेन कंट्री, सबसे पहला जो वर्ड आपको आपके प्रीएम्बल में दिखाई देगा वो दिखाई देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, सॉवरेन कंट्री होती क्या है, ठीक है। समझिए, कोई एक देश है, वो देश अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब समझो कि हमारे देश के अंदर जैसे किसान हैं, आजकल किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो देश, जो हमारा देश है, वो निर्णय करेगा कि हमें ये किसानों के जो कानून है ये वापस लेने हैं कि ये लागू करने हैं, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम हमारे देश का कैसा होगा, जीएसटी लागू करना है कि नहीं करना है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी रखनी है कि नहीं रखनी है। मतलब अपने देश के अंदर कोई भी निर्णय कि देश कैसे चलेगा, वो सब निर्णय लेने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है, ठीक है। आया समझ में? और किस देश के बाहर, एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब किस देश के साथ हमारी मित्रता होगी, कौन देश हमारा शत्रु देश होगा, किस देश से हम हथियार खरीदेंगे, किस देश के साथ हम व्यापार करेंगे, ठीक है, किस देश के साथ हम कैसा संबंध रखेंगे, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, व्यापार नीति कैसी होगी। आया समझ में? ये सब नीतियां डिसाइड करने में हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अमेरिका जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आप WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनो। हमारी इच्छा है तो हम हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम छोड़ देंगे WTO को, ठीक है। आया समझ में? सॉवरेन कंट्री वो कंट्री होती है जो अपने देश के आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में और एक्सटर्नल अफेयर्स में अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव ना हो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, वो देश होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। तो अब बात आती है, क्या इंडिया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक सॉवरेन कंट्री है? जी हाँ, भारत एक सॉवरेन कंट्री है। और कब से है, ठीक है। तो देखते हैं, भारत के 3 स्टेज आई। एक तो आई औपनिवेशिक राज्य, कॉलोनियल स्टेट था भारत। कब? 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले हम ब्रिटेन के एक कॉलोनियल स्टेट थे, ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। मतलब हम अपने देश में क्या होगा, कैसे टैक्सेशन सिस्टम चलेगा, कौन से कानून लागू होंगे, हम फ्री नहीं थे। कौन थोपता था हमारे ऊपर कानून? ब्रिटेन। मतलब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा राज्य, ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में या एक्सटर्नल अफेयर्स में अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, कोई दूसरी शक्ति उसके लिए डिसीजन लेती है, कोई दूसरा देश डिसीजन लेता है, वो होता है उपनिवेश, औपनिवेशिक राज्य,
कॉलोनियल स्टेट। तो भारत 15 अगस्त 1947 से पहले कैसा राज्य था? कॉलोनियल स्टेट था, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। ठीक है। एक होता है अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट। ये क्या होता है? डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। ये वो होता है कि जैसे कोई देश है, वो फ्री तो है अपने डिसीजन लेने में, लेकिन उसकी अंतिम पावर नहीं है। ठीक है, मतलब वो सुप्रीम पावर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत एक अधिराज्य था, डोमिनियन स्टेट था। ठीक है, इससे हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, हमें फ्रीडम मिल गई, और उसके बाद हम निर्णय ले सकते थे कि हम हमारे देश में कौन से कानून लागू करेंगे, कैसे हम अपने देश को चलाएंगे, उसके लिए हम फ्री थे, स्वतंत्र थे। लेकिन ब्रिटेन अब भी हमारे ऊपर सुप्रीम पावर थी कि हम कोई निर्णय लेते तो ब्रिटेन उसको चेंज कर सकता था, क्योंकि हम कैसा राज्य थे? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच हम थे डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। तो अधिराज्य वही तो होता है कि ऐसा राज्य जो अपने डिसीजन खुद ले ले, लेकिन वो डिसीजन कोई और बाहरी सत्ता बदल सकती है। आया समझ में? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, 1948 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में हिस्सा लिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया था, और जब तक जम्मू कश्मीर एक अलग देश था, मतलब ना पाकिस्तान का हिस्सा था ना भारत का हिस्सा था। भारत चाहता था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ आ जाए, पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए। तो पाकिस्तान ने इस नियत के साथ जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पक्ष में थे कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हम पाकिस्तान पर हमला कर दे जम्मू कश्मीर की तरफ से। लेकिन वो जो डिसीजन था, वो डिसीजन अगर कोई भी डिसीजन ले लेते जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर के, तो उस डिसीजन को पलटने की पावर किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी। ठीक है, हमारे जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो डिसीजन लिया वही मान्य हुआ। कहने को तो हम आजाद थे 15 अगस्त 1947 के बाद, लेकिन डिसीजन, अंतिम फाइनल अथॉरिटी किसकी थी? वो ब्रिटेन की ही थी, और ब्रिटेन का नुमाइंदा हमारे यहाँ कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ बैठा हुआ था। अंतिम अथॉरिटी उसी की थी। भारत वाले कुछ भी डिसीजन लेते वो लेने के लिए फ्री थे, लेकिन उस डिसीजन को पलटा जा सकता था, और कौन पलटता? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का नुमाइंदा यहाँ बैठा था गवर्नर जनरल। ठीक है, आया समझ में? अधिराज्य कि राज्य फ्री तो है अपने डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अंतिम सत्ता नहीं है, अंतिम पावर नहीं है, अंतिम अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना हमारा? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो इंप्लीमेंट लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, हम एक सॉवरेन कंट्री, प्रभुत्व संपन्न देश बन जाते हैं। अब हम जो डिसीजन लेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा, ब्रिटेन नहीं होता कोई बदलने वाला हमारे डिसीजन को। आया समझ में कि देश कैसे होते हैं? औपनिवेशिक, अधिराज्य और प्रभुत्व संपन्न। तो इंडिया आज एक प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन कंट्री है। वो देश के अंदर कोई भी डिसीजन ले वो फ्री है, उसको बदलने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामलों में भी हम जो भी डिसीजन लेंगे हमारा डिसीजन फाइनल है, हम पर किसी बाहरी सत्ता का कोई दबाव नहीं है ना हम, ठीक है, हमारे डिसीजन को कोई बदल सकता। आया समझ में? तो पहला पॉइंट क्लियर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेनिटी। उसके बाद दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी। तो भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश है। ठीक है, समाजवाद या सोशलिस्ट, उसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट होता क्या है, समाजवाद होता क्या है? तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद होता क्या है। तो एक ऐसा देश जिस देश के अंदर गरीब और अमीर में कोई अंतर ना हो, गरीब और अमीर में
कोई अंतर ना हो, उनकी आय में असमानता ना हो, मजदूरों और वंचित वर्गों का शोषण ना होता हो। ये सब जो विशेषताएं हैं ये है सोशलिज्म की, समाजवाद की। ठीक है, क्या था इस दुनिया के अंदर 1940s में आकर के लगभग सभी देश स्वतंत्र हुए। उस टाइम पर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। तो एक नई अवधारणा आई कि सब लोग बराबर होने चाहिए, गरीब और अमीर में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबकी आय में समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दो रास्ते अपनाए गए। एक रास्ता तो ऐसा था कि अमीरों को लूट लो, उनको मार दो, हिंसा और क्रांति कर दो, उनका धन संपत्ति लूट करके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, और दूसरा रास्ता था लोकतंत्र का कि नहीं, नियम कानून ऐसे बनाओ कि नियम कानूनों के सहारे गरीबों का उत्थान हो, मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके। ठीक है, इस तरीके की समाजवाद के दो रूप उभर करके सामने आए। कौन कौन से? एक तो आया मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, दूसरा आया लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो, समाजवाद का लक्ष्य क्या था? गरीबी और अमीरी के फर्क को मिटाना, मजदूरों और वंचितों का शोषण होने से बचाना, सबकी आय एक जैसी हो, ऐसे लक्ष्य थे। अब उसको प्राप्त करने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे। तो वो दो तरीके थे जिसमें संघर्ष और क्रांति का रास्ता अपनाया, उसे कहा गया मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। ठीक है, मतलब समाजवाद को लाने के लिए संघर्ष और क्रांति का रास्ता अपनाया गया, उसे कहा गया मार्क्सवाद। ठीक है, लेकिन समाजवाद के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियम कानूनों का सहारा लेना, संसद का, पार्लियामेंट का, चुनावों का सहारा लेना, उसको क्या कहा गया? लोकतांत्रिक समाजवाद। कहने का मतलब ये है कि मार्क्सवाद एक हिंसक तरीका था और लोकतांत्रिक समाजवाद एक शांतिपूर्ण तरीका था। ठीक है, दोनों के लक्ष्य सेम थे। आया समझ में? तो भारत कैसा देश है? भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश है। तो भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया? मार्क्सिज्म अपनाया या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया? तो भारत का जो समाजवाद है उसका एक विशिष्ट स्वरूप है, यूनिक। ठीक है, यूनिक है भारत का सोशलिज्म। कैसा है? समाजवादी जो स्वरूप है भारत का, देखो भारत का समाजवाद झुका हुआ है लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ। कि भारत में संघर्ष और क्रांति तो हुई नहीं समाजवाद लाने के लिए। भारत में तो क्या हुआ? कानून नियम बनाए गए पार्लियामेंट के सहारे की, जैसे पहला संविधान संशोधन हुआ ना, लैंड सीलिंग की गई कि जिसके पास ज्यादा जमीन थी उनकी जमीन कानूनों के सहारे लेकर के और गरीब किसानों में बांटी गई। ठीक है, हमारे यहाँ तो समाजवाद लाने के लिए नियम कानूनों का सहारा लिया गया। तो भारत का समाजवाद किस तरफ झुका हुआ है? लोकतांत्रिक समाजवाद के करीब है। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। तीसरा वर्ड आपको मिलेगा, जैसे आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें आपको तीसरा वर्ड मिलेगा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है और धर्म निरपेक्ष क्या होता है? धर्म और पंथ, धर्म और पंथ दो वर्ड हैं, इंग्लिश में सेकुलर ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पंथ निरपेक्ष ही क्यों लिखा हुआ है, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं लिखा हुआ है? धर्म निरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो पहले हम समझेंगे धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जैसे आप बोलते हो ना कि एक शिक्षक धर्म, एक शिक्षक का धर्म क्या है? कि वो बच्चों को पढ़ाए। एक कहते हैं ना कि पुत्र धर्म, कि पुत्र का धर्म क्या है? कि वो पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। अब बताओ, अगर धर्म निरपेक्ष वर्ड होता, निरपेक्ष का मतलब होता है उससे तटस्थ रहना, दूर रहना। निरपेक्ष का मतलब होता है उस चीज से तटस्थ रहना, दूर रहना। अगर धर्म निरपेक्ष वर्ड लिख दिया जाता तो क्या हो जाता? कि कर्तव्य से दूर रहना। टेक्निकली मीनिंग गलत हो जाता। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, निरपेक्ष का मतलब होता है दूर रहना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो जाता अपने कर्तव्य से दूर रहना, जो टेक्निकली गलत वर्ड हो जाता है, इसलिए वर्ड यूज किया गया पंथ निरपेक्ष। अब समझेंगे पंथ निरपेक्ष या सेकुलर होता क्या है। एक ऐसा देश जिसका कोई भी राजकीय धर्म ना हो, देश का कोई भी राजकीय धर्म ना हो, वो जो भी अपनी पॉलिसी बनाए, कानून बनाए, उनमें
किसी धर्म के प्रति कोई झुकाव ना झलकता हो, जो पॉलिसी बने वो धर्म को साइड में रख करके बने, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है, और उसमें रहने वाले लोग स्वतंत्र हो, फ्री हो कि वो कोई भी धर्म अपना सके। आया समझ में? पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री वो होता है जिस देश का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, उसकी पॉलिसीज में, उसके लॉज में जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसको एक साइड रख करके बनाया जाता है। तीसरी बात कि जो उसमें जो आदमी रह रहे हैं, उसके जो सिटीजन है, नागरिक हैं, वो फ्री हैं कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये होता है पंथ निरपेक्ष। अगला वर्ड है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। तो भारत कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष देश है। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का शासन, ठीक है। मतलब इस देश की जो जनता है उसके ऊपर शासन करना है। शासन कौन करेगा? इस देश की जनता के लोग ही करेंगे। इस देश की जनता के बीच से ही लोग चुन करके जाएंगे, वही शासन करेंगे। तो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की डेफिनेशन आई समझ में? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। किसने दी थी ये डेफिनेशन? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने ये डेफिनेशन दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे इब्राहिम लिंकन। इन्होंने डेफिनेशन दी थी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग फॉर्म होती हैं लोकतंत्र की। तो जो पूरी दुनिया के अंदर जो दो मेन फॉर्म पाए जाते हैं, जो दो मेन रूप पाए जाते हैं, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। अब इन दोनों को हम स्टडी करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है और प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र क्या होता है। तो पहले बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म की, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है? पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 बेसिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तीनों संस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, मतलब 3 अलग अलग आदमियों के हाथ में हो, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आया समझ में? मतलब दूसरी भाषा में कहें तो ऐसा देश जिसमें शक्तियों का पृथक्करण हो, ऐसा देश जिसमें शक्तियों का पृथक्करण हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, ऐसा देश जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, तो उस देश को क्या कहेंगे? उसमें क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 संस्थाएं हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। जो आदमी लेजिस्लेचर में होगा वो ना एग्जीक्यूटिव में हो सकता, ना जुडिशरी में हो सकता। जो आदमी एग्जीक्यूटिव में होगा वो ना लेजिस्लेचर में हो सकता, ना जुडिशरी में हो सकता। जो आदमी जुडिशरी में है, जो जज है, वो ना एग्जीक्यूटिव में हो सकता और ना लेजिस्लेचर में हो सकता। वो देश कैसा देश होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है उसमें, और उसे क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो भारत में है क्या शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स? तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स कंप्लीट तरीके से नहीं है, क्योंकि भारत में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में जुड़े हुए हैं। तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहां पाई जाती है? यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। ये ऐसा लोकतंत्र है कि जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए हों, और जुडिशरी जो है वो इनसे बिल्कुल पृथक हो, अलग हो, ठीक है। मतलब ऐसा देश जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण रिजिड, कठोर रूप से ना हो, ठीक है, वो होता है संसदीय लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी,
ठीक है। भारत में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म कहां से लिया गया है? यूके से, मतलब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। एक ही बात है, यूके को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। तो भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहां लिया है? यूके से, ब्रिटेन से। ठीक है, क्लियर है चारों टर्म। पांचवी है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? अगर हम कहें कि कोई कंट्री रिपब्लिक कंट्री है, कोई देश गणराज्य देश है, तो इसका मतलब क्या होता है गणराज्य का? रिपब्लिक का मतलब होता है उस देश का मुखिया, उस देश का हेड इलेक्ट हो, निर्वाचित हो। गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है कि ऐसा देश जिस देश का हेड, मुखिया निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो। आया समझ में? जिस देश का भी मुखिया इलेक्ट किया जाता है उस देश को कहते हैं रिपब्लिक कंट्री। तो भारत का हेड, भारत का मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो भारत में राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में? तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। तो भारत ने रिपब्लिक कहां से लिया है? फ्रांस से। भारत ने रिपब्लिक फॉर्म कहां से लिया है? फ्रांस से। और भारत का जो हेड है, जो मुखिया है, वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है। कैसे निर्वाचित होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इससे हमें पता चलता है रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसका हेड इलेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन से, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इलेक्शन दो तरीके का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें आम जनता वोट डालती है सीधे। ठीक है, आम जनता वोट डालती है और इलेक्शन निर्वाचित करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसी को, उसको तो कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें आम जनता ने किसी को वोट डाल करके चुना, अब जिनको चुना था सिर्फ वो वोट डाल करके किसी को चुने। आया समझ में? आम जनता द्वारा चुने हुए लोग ही वोट डाले, बस किसी और को चुनने के लिए होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो भारत में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होती है जिस देश का मुखिया, जिस देश का हेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाए। आया समझ में? तो हमारी प्रीएम्बल के अंदर हमारे देश के ये 5 ही शब्द थे। कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी, समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 के 5 वर्ड के मीनिंग हमने समझ लिए। बाकी आगे की प्रीएम्बल हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।